देखिए, आप लोग अग्निपथ एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हैं और हम आज नागरिकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया था। इससे पहले हमने भाग 1 पढ़ा जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए थे, जिसमें विभिन्न प्रावधान दिए गए थे और बताया गया था भारत का संघ और राज्य क्षेत्र क्या होगा। जब हम किसी देश का संघ और राज्य क्षेत्र देख लेते हैं तो उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसमें रहने वाले कौन कौन से लोग होंगे, अर्थात उसके नागरिक कौन होंगे। तो अगर हम तर्क बुद्धि पर देखें तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, नागरिकता ही होना चाहिए, और वही संविधान में दिया भी गया है। इसका मतलब एक तर्क तार्किक रूप से टॉपिक दिए गए हैं संविधान में। तो हम दूसरा भाग देखते हैं, नागरिकता। नागरिकता को इंग्लिश में सिटीजनशिप कहते हैं। यह भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। कितने में है? अनुच्छेद 5 से 11 में है। अब अगर हमें नागरिकता देखनी है, नागरिकता का सीधा सा मतलब है कि भारत में रहने वाले लोग क्या है, भारत में रहने वाले लोगों को क्या क्या अधिकार हैं। नागरिकता एक प्रकार का अधिकार होता है। क्या होता है? नागरिकता एक प्रकार का अधिकार होता है। और यह जो नागरिकता शब्द है, इसका जो पहली बार जिसने परिभाषित किया वो थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। अरस्तु क्या है? यूनान के एक विद्वान थे। क्या थे? विद्वान। उन्होंने पहली बार नागरिकता शब्द को परिभाषित किया था। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान 5 से 11 में दिए गए हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो केवल यह बताया गया था कि जब संविधान लागू होगा उसमें भारत का नागरिक कौन कौन होगा। बहुत विशेष और विस्तृत प्रावधान नहीं दिए गए। उन्होंने कहा कि अभी हम जो तत्कालीन स्थिति है उसके अनुसार यह बता दे रहे हैं कि भारत का नागरिक कौन कौन होगा और कौन कौन नहीं होगा, और भारत की नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगी। बाकी जितने भी प्रावधान हैं भविष्य में बनेंगे, उसके लिए उन्होंने अनुच्छेद 11 के तहत संसद को शक्ति दी कि संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी प्रावधान बना सकती है और उसका नागरिकों को पालन करना होगा। तो यदि हमें संविधान के उन प्रावधानों को बारे में पढ़ना है तो कुछ चीजों को पढ़ना होगा, जैसे नागरिक कौन होता है, अन्य देश व्यक्ति या एलियंस कौन होते हैं, राज्यविहीन व्यक्ति या स्टेटलेस पर्सन कौन होता है, और शरणार्थी मतलब रिफ्यूजी कौन होता है। आपने चारों नाम सुने होंगे अलग अलग समय पर, कि नागरिक भी सुना होगा आपने, अन्य देशी अर्थात फॉरेनर, विदेशी जो अपने घूमने आते हैं उन्हें फॉरेनर कहते हैं, लेकिन सही भाषा में उन्हें एलियंस क्या कहते हैं? उन्हें एलियंस कहते हैं। एलियंस का मतलब आप समझिए दूसरे ग्रह से आने वाला लोग। अब जब क्वेश्चन आ जाएगा एलियंस के बारे में तो आप तो समझ ही नहीं पाएंगे और क्वेश्चन को आप छोड़ आएंगे कि सर ने ये तो कराया ही नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि जब क्वेश्चन आएगा हिंदी में भी तो एलियंस ही लिखा होगा। क्या लिखा होगा वहां पर? एलियंस। हिंदी में अन्य देशी व्यक्ति नहीं लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एलियंस। एलियंस शब्द के विदेशी लिखा आ जाए आप समझ जाएंगे, लेकिन जब एलियंस लिखा आएगा समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे जो विदेशी होते हैं उन्हें एलियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? और एक शब्द है राज्यविहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन, और एक है रिफ्यूजी। एक फिल्म भी आई थी अभिषेक बच्चन की, रिफ्यूजी करके। क्या आई थी? रिफ्यूजी। तो रिफ्यूजी क्या होते हैं? तो हम पहले देखते हैं नागरिक। नागरिकता क्या है? एक प्रकार का अधिकार है। क्या है? अधिकार। नागरिक वह व्यक्ति है जो संविधान के प्रति और देश के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ लेता है, निष्ठावान रहेगा। अगर हम सादा भाषा में समझे नागरिक कौन होगा, नागरिक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास क्या हो, किसी देश का पासपोर्ट हो, और जिस देश का पासपोर्ट होगा वह उस देश का नागरिक होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सबका पासपोर्ट नहीं होता है, तो पासपोर्ट पाने की अहर्ता रखता हो। क्या रखता हो? अहर्ता। वह व्यक्ति जो पासपोर्ट पाने की क्या रखता है? अहर्ता रखता है, वह उस देश का नागरिक माना जाता है। तो नागरिकता का सीधा सा मतलब है कि वह व्यक्ति जो नागरिक है इसे कुछ मौलिक अधिकार मिले होंगे, इसके कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे। क्या होंगे? इसके कुछ मौलिक कर्तव्य होंगे, विभिन्न पदों पर यह नियुक्त हो सकेगा। अब देखते हैं अन्य देशी व्यक्ति या एलियंस। एलियंस क्या होते हैं? हमारे यहां विदेशों से आने वाले लोग अर्थात फॉरेनर। क्या होते हैं? फॉरेनर। फॉरेनर को हम अन्य देशी या एलियंस कहते हैं। अब इन्हें क्या होता है? नागरिकों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त, नागरिकों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे
अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? जीवन जीने का अधिकार। क्या है इसमें? जीवन जीने का अधिकार। क्या है इसमें? जीवन जीने का अधिकार। ये नागरिकों को और एलियंस दोनों को प्राप्त होगा। अगर कोई विदेशी हमारे यहां आता है तो उसे अनुच्छेद 21 प्राप्त होगा, लेकिन उसे अनुच्छेद 19 प्राप्त नहीं होगा। क्या प्राप्त नहीं होगा? अनुच्छेद 19। 19 क्या होता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अब सोचो, पाकिस्तान से कोई व्यक्ति आता है और हमारे नरेंद्र मोदी जी की बुराई करता है और भाषण देता है, या मीडिया के बारे में कहता है, मोदी को गाली देता है, हमारे मोदी जी कितने ही बुरे सही, लेकिन तू नहीं देगा। हम हैं तो देने के लिए, तो हम उसे क्या नहीं देंगे? 19। ट्रंप जी यहां पर आए हैं और हमारी सरकार पर आक्षेप लगाए, ऐसा हम सुनेंगे क्या? क्या निकालेंगे फिर हम? चप्पल। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? तो हम क्या कर सकते हैं? अनुच्छेद 19 किसे नहीं प्राप्त होगा? विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा। क्या नहीं प्राप्त होगा? विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आकर हमारे सरकार की बुराई, हमारे सरकार के प्रति धरना प्रदर्शन, हमारे सरकार के प्रति कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसका अधिकार किसे है? केवल भारतीय नागरिकों को। किसको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब एलियंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक दुश्मन एलियंस और एक मित्र एलियंस। दुश्मन एलियंस को हम क्या कहते हैं? दुश्मन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनेमी। तो इनेमी एलियंस, और मित्र को फ्रेंड, तो फ्रेंडली एलियंस। जो मित्र और दुश्मन एलियंस में क्या होता है? मित्र एलियंस कौन होंगे, दुश्मन एलियंस कौन होंगे? देखो, जो देश, जो जिन देशों से हमारा युद्ध या विवाद है, वो देश दुश्मन एलियंस होंगे। क्या होंगे? बाकी सारे मित्र एलियंस माने जाएंगे। आप समझो बात को क्या है? केवल दुश्मन एलियंस उन्हें माना जाएगा जिनसे हमारा विवाद या युद्ध चल रहा है। जैसे नालायक पाकिस्तान, वो क्या है? हमारा दुश्मन एलियंस है, और बाकी मित्र एलियंस हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? कुछ अधिकार मित्र एलियंस को अधिक प्राप्त होते हैं दुश्मन एलियंस के अपेक्षा। जैसे अनुच्छेद 22(3), अनुच्छेद क्या है? 22(3). अब 22(3) के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। क्या है? गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त। तो अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति आता है, उसकी अगर गिरफ्तारी हो जाती है, तो उसको क्या हो? कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पेश करने के बाद उसको यह अधिकार होगा कि वो अपने पक्ष में वकील कर सके और अपने जो पक्ष है उसको रख सके सरकार के कोर्ट के सामने। 24 घंटे में उसे कोर्ट के सामने पेश करना होगा। लेकिन अगर कोई पाकिस्तान का नागरिक आएगा, तो आते क्यों हो? वो आप जानते हो कि फुलझड़ियां फोड़ने के लिए यहां पर। तो अब ऐसे फुलझड़ी वाले को हम लोग 24 घंटे में पेश करेंगे तो पता चलेगा खेल कर जाएगा, वो तो छूट जाएगा। इसलिए हम इनको 22(3) के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। गिरफ्तारी संरक्षण ऐसा होता है, जैसे ये मैडम है, सही है नहीं? एक मैडम है, इनका नाम है तनु। तो अब तनु जी को पुलिस उठा के ले गई। अब पुलिस ने उठा के ले गई और ने खूब कुटाई की इनकी। अगर 22(3) नहीं है तो पुलिस क्या करेगी? इनकी जम के कुटाई करेगी, 4, 5, 6 दिन, 7 दिन खूब। और इनसे फिर क्या कहेगी? ये बात मानो कि मैंने मर्डर किया है, और इनको ये बात माननी पड़ेगी कि इन्होंने विकास का मर्डर कर दिया। तो इनको लेकिन अगर हमारे पास 22(3) है तो पुलिस अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उसको 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष इनको प्रस्तुत करना होगा, और इनके चेहरे पर, इनकी शरीर बॉडी पर कोई मारपीट के निशान आए तो पुलिस के खिलाफ और कार्रवाई होगी। जज ऑर्डर देगा। तो उन्हें मार कैसे दिया तनु मैडम को? विकास तो जिंदा है अभी। बात समझ में आ गई? तो आप 22(3) कितना है? अगर 22(3) ना होता तो पुलिस अपने हिसाब से कोनियां मारती है तुम्हारी पीठ में। तो उन कोनियों को रोकने के लिए क्या किया गया? 22(3) को डाला गया कि पुलिस अपने हिसाब से किसी को गिरफ्तार करके उस पर क्या करे? कुटाई ना करने लगे। तो कुटाई से तुम्हें कौन बचाता है? 22(3) कौन बचाता है? ये हमें मित्र एलियंस को ही प्राप्त किया है, लेकिन हमें किसे नहीं दिया? पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को नहीं दिया। क्यों? पता है वो क्या कर फोड़ने आते हैं? फुलझड़ियां। इन्हें 22(3) दे दिया तो ये क्या होंगे? छूट जाएंगे। बात समझ में आ गया? अब है राज्य विहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन। कौन सा है?
स्टेटलेस पर्सन। अब स्टेटलेस पर्सन कौन होता है? जो राज्यविहीन है। अब राज्यहीन व्यक्ति कैसे? जैसे एक व्यक्ति था अहमद, एक व्यक्ति था अहमद, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या हुआ, ये बांग्लादेश से असम में आ गया। कहां गया? असम में। और फिर इसके हो गए बच्चे। क्या हो गए? बच्चे। अब ये लगभग 20 साल से यहां रह रहा है। किससे रह रहा है? 20 साल से। लेकिन है कहां का? ये बांग्लादेश का। अब एक बात आइए, जो इसके बच्चे हैं, क्या ये बांग्लादेश के नागरिक होंगे? नहीं। क्या ये भारत के नागरिक होंगे? नहीं, क्योंकि ये बांग्लादेश का था, इसके बच्चे बांग्लादेश के नागरिक होने चाहिए। लेकिन बांग्लादेश से मान नहीं रहा कि हमारे 20 साल से रह नहीं रहा है, और हमारे यहाँ कैसे लिए कोई ये नागरिक था ही नहीं, तो इसके बच्चे कैसे नागरिक हो जाएंगे? तो ऐसा आदमी क्या हो जाएगा? स्टेटलेस। क्या हो जाएगा? स्टेटलेस। जब 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, उससे पहले क्या हुआ, जो पश्चिमी पाकिस्तान है वहां उसने बहुत सारी सेना भेज दी बांग्लादेशियों को दबाने के लिए। उसमें पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो बहुत सारे लोग असम, पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। जब वो लोग वहां बस गए, जब भारत में आ गए, तो वो चाहेंगे बांग्लादेश चले जाएं। अवैध प्रवासी, क्या बोलते हैं? अवैध प्रवासी, अवैध अप्रवासी। क्या कहते हैं? अवैध अप्रवासी कहते हैं। तो ऐसे लोग बस गए वहां पर आकर। तो जब हमारी भारत सरकार ने इसकी जांच शुरू की और नागरिकता रजिस्टर, जो एनआरसी सुना है आपने, एनआरसी में ऐसे लोगों को ही बाहर निकालने का प्रावधान किया गया। अब वो पीढ़ी तो खत्म हो गई, 1971 की बात है, 1971 से पहले आए थे वो लोग। अब इनके बच्चे हैं, तो इनके बच्चे कहते हैं हमारा जन्म यहां हुआ है, हम तो यहीं के हैं। सरकार कहती है कि तुम्हारा जन्म तो यहां हुआ है, लेकिन तुम्हारे दादा परदादा ने जो कारनामे किए थे, जो भारत छोड़े गए थे, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब कौन देगा? तो इनसे उसका हिसाब लिया जाता कि चलो तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो, निकलो। और बांग्लादेश वाले कहते हैं गए क्यों थे? गए क्यों थे? है? अब वो बांग्लादेश कहती है चलो वापस। तो ना तो ये बांग्लादेश के रहे, ना ये ना घर के रहे, ना घाट के रहे। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? राज्यविहीन व्यक्ति। क्या कहा जाता है? अब शरणार्थी लोग क्या होते हैं? रिफ्यूजी लोग। कभी कभी ऐसा होता है कुछ देशों में धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, अन्य विभिन्न आधार पर क्या होता है? उन लोगों पर अत्याचार किया जाता है। जैसे म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान, आपने सुना होगा, रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में है, और म्यांमार की सेना क्या कर रही है? उन्हें लगातार बाहर निकाल रही है। बात समझ में आ गया? क्योंकि वहां पर लगातार इनकी कुटाई की जा रही है। अच्छी तरह से क्या की जा रही है? इनकी कुटाई। जो कुटने की वजह से कहां जा रहे हैं? ये भगकर भारत में और बांग्लादेश में आ रहे हैं। अब ऐसे लोग क्या राज्यविहीन व्यक्ति तो नहीं है? इन्हें ये निश्चित है कि ये म्यांमार के लोग हैं, लेकिन वहां से ये डर की वजह से चले आए। अब डर की वजह से चले आए, भारत में बस गए, तो इन्हें क्या कहेंगे? राज्यविहीन व्यक्ति या शरणार्थी? शरणार्थी कहेंगे, रिफ्यूजी कहेंगे इन्हें। अब ऐसे ही एक है तिब्बत। तिब्बत के हैं दलाई लामा और उनके समर्थक। तिब्बत के क्या हैं? दलाई लामा है और उनके समर्थक हैं। वो भी क्या हुआ, जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो उनके दलाई लामा और उनके समर्थक कहां आ गए? हमारे धर्मशाला में। कहां पर आ गए? धर्मशाला कोई मैरिज होम नहीं है, धर्मशाला एक शहर का नाम है। क्या है? जो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला क्या है? एक शहर का नाम है। आप समझो कि धर्मशाला में आ गए, अब तो मजे ही मजे। हाँ, धर्मशाला तो कोई बारात छेड़ने वाली जगह नहीं है। तो दलाई लामा आ गए। अब ये क्या कहलाएंगे? भारत के नागरिक कहलाएंगे क्या? नहीं। क्या कहलाएंगे? शरणार्थी। भारत ने इनको शरण दी है, रिफ्यूजी हैं ये। क्या है? रिफ्यूजी हैं। ऐसे ही पाकिस्तान से बहुत सारे हिंदू बक्कर आते हैं, क्योंकि उनकी गर्दन पर तलवार रखी होती है, जब वन मुसलमान या फिर गर्दन काट। तो वहां क्या होता है?
वो लोग भगकर पाकिस्तान इंडिया आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? शरणार्थी या रिफ्यूजी। हम रिफ्यूजियों को आगे चलकर नागरिकता दे सकते हैं, ऐसा सरकार प्रावधान कर सकती है, लेकिन वर्तमान में वो क्या है? रिफ्यूजी। क्या है वो? शरणार्थी। तो हमने 3 चीज सीखी, नागरिकता, अन्य देशीय एलियंस, राजविहीन व्यक्ति और शरणार्थी व्यक्ति। अब हम आगे देखते हैं नागरिकों को विशेष अधिकार। मैंने बताया कि नागरिक क्या है? नागरिकता एक अधिकार है और इनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो देखिए, जब हम अधिकारों को देखते हैं तो मूल अधिकारों की बात करते हैं, कुछ कानूनी अधिकारों की बात करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों को विशेष रूप से मिले हुए हैं, जो विदेशी व्यक्ति एलियंस को नहीं मिले? एक तो है अनुच्छेद 15। क्या है? एक है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29। ये क्या है? 4 मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल किसे मिले हुए हैं? केवल भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। मतलब आप इस आधार पर किसी को बाहर नहीं निकाल सकते कि वह लिंग के आधार, कि वह स्त्री है, कि वह इस जाति का है। आप किसी भी लड़की को इस बात से हतोत्साहित नहीं कर सकते कि वह लड़की है, या कोई नीची जाति का है, कोई इस धर्म का है, कोई उस धर्म का है, या कोई जन्म स्थान के आधार पर कि उसका जन्म उस जगह हुआ है, इस आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। लेकिन ये विभेद हम किसके साथ नहीं कर सकते? केवल भारतीयों के बीच नहीं कर सकते, विदेशियों के साथ हम ऐसा विभेद कर सकते हैं। तो ये अधिकार किसे मिला है? केवल भारतीयों को। किसे मिला है? केवल हमें। किसे मिला है? हमें। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? अनुच्छेद 16 कहता है सरकारी नौकरी। क्या कहता है? सरकारी नौकरी। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया मार्क जुकरबर्ग जो अमेरिका में फेसबुक के मालिक हैं, वो यहां पर आकर डीएम बन जाएं। समझ में आ गई बात? सरकारी नौकरी किसे मिलेगी? लोक नियोजन में अवसर की समता। इसका नाम क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी केवल किसे मिलेगी? केवल हमें, मतलब भारतीयों को। किसे मिलेगी? भारतीय नागरिकों को। तो अनुच्छेद 16 किसे मिला हुआ है? सरकारी। एक क्या है? विभेद से प्रतिषेध, अनुच्छेद 15। दूसरा सरकारी नौकरी। तीसरा है 19 बोलने की स्वतंत्रता। जो आप अंट संट बंट बोलते रहते हो ना, वो केवल भारतीय नागरिक ही बोल सकते हैं। कौन बोल सकता है? इसे बोलते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखा होगा आपने हैदराबाद का दाढ़ी वाला, देखा है? नरेंद्र मोदी गाली देता रहता है। क्यों देता रहता है? क्योंकि अनुच्छेद 19 मिला हुआ है, वो भारत का नागरिक है। अब ऐसा दाढ़ी वाला पाकिस्तान का आ जाए और वो गाली दे, तो दाढ़ी और वो दोनों गायब हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? क्या होगा? दाढ़ी और दोनों गायब कर दिए जाएंगे, पाकिस्तान वाला आएगा। और कोई अमेरिका वाला चिकना मुंडा आ गया, समझ में आ गया? उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसकी दाढ़ी उगवाएंगे, तब खींचेंगे उसकी दाढ़ी। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? तो अनुच्छेद 19 किसे मिला हुआ है? हमें। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या है? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियां हैं, उन सबका संरक्षण करना। भाई जैसे आदिवासी लोग हैं जो क्या करते हैं? वनों की पूजा करते हैं। उनकी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है उन्हें। हमारी हिंदू संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। ऐसी शिक्षा प्राप्त करने का हमें अधिकार है। बात समझ में आ गया? अब क्या है? कुछ संवैधानिक पद नियुक्ति। कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, जैसे राष्ट्रपति। कौन है हमारे यहां? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम है इनका? तो भैया एक बात बताओ, क्या पाकिस्तान का कोई व्यक्ति आकर यहां पर राष्ट्रपति बन सकता है? अमेरिका का, बांग्लादेश का? राष्ट्रपति कौन बनेगा? जो भारत का नागरिक होगा। नहीं तो वो नागरिक हो गया ना। 8-9 साल अगर रहकर वो नागरिकता प्राप्त करता है तो क्या होगा? भारत का नागरिक। अमेरिका का नागरिक नहीं बोलेंगे उसे हम। क्या बोलेंगे उसे? भारत का नागरिक। भारत का नागरिक हो गया। हमारे यहाँ केवल ये लिखा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए।
हमारे यहाँ ये नहीं लिखा गया है कि जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। अमेरिका में लिखा गया है अमेरिका का राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है। हमारे यहाँ लिखा गया है भारत का राष्ट्रपति वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक है। बात समझ में आ गया? अंतर क्या दोनों में? अमेरिका में वही व्यक्ति नागरिक बन सकता है जो जन्म से नागरिक है, और हमारे यहाँ कौन बन सकता है? जो भारत का नागरिक है। इसका मतलब किसी भी आधार पर उसने नागरिकता ली हो, लेकिन उस पर भारत की नागरिकता होनी चाहिए। राज्यपाल कौन बन सकता है? भारत का नागरिक। उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है? भारत का नागरिक। महान्यायवादी कौन बन सकता है? भारत का नागरिक। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? मंत्री कौन बन सकता है? कौन बन सकता है? भारत का नागरिक। जितने भी संवैधानिक पद हैं, अब वो उन पर नियुक्ति कौन बनेगा? भारत का नागरिक। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा? तो ये किसे प्राप्त है? भारतीयों को विशेष अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, बात समझ रहे हो, उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आदि पदों पर जो संवैधानिक पद हैं, इन पर केवल भारतीय नागरिक ही बैठ सकते हैं, पदासीन हो सकते हैं। कोई दिक्कत? अब है संसद एवं विधानमंडल की सदस्यता। देखिए, मैंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बोले या मंत्री नहीं बोले, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री या तो संसद से आते हैं, विधानमंडल की सदस्यता से आते हैं। तो संसद का सदस्य वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक होगा। विधानमंडल का सदस्य वह व्यक्ति बन सकता है जो भारत का नागरिक होगा। अन्य है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार केवल किसे है? केवल भारतीय नागरिकों को है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत कहा गया है कि मतदान का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को होगा। बात समझ में आ गया? तो हमने अभी आपको नागरिकता में व्यक्तियों के विभिन्न वर्ग समझाए, उसमें हमने नागरिकता समझाई। नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो कुछ पासपोर्ट रखने की अर्हता रखता हो या इसके पास पासपोर्ट हो, इसे कुछ अधिकार, कुछ मौलिक कर्तव्य होते हैं, यह संविधान और राष्ट्र की निष्ठा की शपथ लेता है। अन्य देशी व्यक्ति दो होते हैं, इन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ नहीं प्राप्त होते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 सभी एलियंस को प्राप्त है, लेकिन 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं इनेमी एलियंस और एक होते हैं फ्रेंडली एलियंस। जो इनेमी एलियंस होते हैं उन्हें कुछ अधिकार और कम प्राप्त होते हैं, जिसे 22(3) के तहत संरक्षण केवल फ्रेंडली एलियंस को प्राप्त है, इनेमी एलियंस को नहीं प्राप्त है। अब राज्यविहीन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई किसी भी देश की नागरिकता नहीं है। शरणार्थी रिफ्यूजी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी देश में धर्म, नस्ल, जाति, रंग भेद आदि के आधार पर या क्षेत्रीयता के आधार पर अपने देश से डरकर चले आए हों और दूसरे देश में रह रहे हों। जैसे म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी हैं, तिब्बत के दलाई लामा उनके समर्थक शरणार्थी की श्रेणी में आते हैं। नागरिकों के विशेष अधिकार कौन कौन से? अनुच्छेद 15 प्रतिषेध का निषेध, अनुच्छेद 19 सरकारी नौकरी, अनुच्छेद 19 अंट संट बोलने का अधिकार, अनुच्छेद 29 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कुछ संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, संसद एवं विधानमंडल की सदस्यता और मतदान का अधिकार, ये किसे प्राप्त है? केवल नागरिकों को प्राप्त है। अब देखेंगे भारतीय नागरिकता का स्वरूप। क्या देखेंगे? भारतीय नागरिकता का स्वरूप। एकल नागरिकता, सिर्फ एक देश की नागरिकता और विधिक व्यक्ति की नागरिकता नहीं। अब एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? वैसे मैं पिछली विभिन्न क्लासों में आपको यह समझा चुका हूं, इसलिए आपको आसानी भी रहेगी एकल नागरिकता समझने में। एकल नागरिकता का सीधा सा मतलब यह होता है केवल राष्ट्र की नागरिकता हो। केवल क्या हो? केवल राष्ट्र की नागरिकता, केवल राष्ट्र की नागरिकता हो। ऐसा है जैसे कुछ देश, जैसे ब्रिटेन में क्या है? केवल राष्ट्र की नागरिकता है, वहां पर एकात्मक शासन प्रणाली है। लेकिन ऐसे देश जहां पर संघात्मक शासन प्रणाली है, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड, यहां पर क्या है? यहां पर जो है हमें देश की नागरिकता भी लेनी पड़ती है, अर्थात राष्ट्र की नागरिकता भी लेनी पड़ती है। इसके अलावा हमें प्रांतों की नागरिकता लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? ऐसी नागरिकता को दोहरी नागरिकता कहते हैं। लेकिन हमें केवल भारत में भारत की नागरिकता लेनी पड़ती है, इसलिए भारतीय नागरिकों को केवल भारत का नागरिक कहा जाता है। कभी ये नहीं कहते हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। हम क्या कहते हैं? हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम क्या हैं?
उत्तर प्रदेश के हम निवासी हैं लेकिन भारत के नागरिक हैं। क्या है? हम भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे संघात्मक देशों में दोहरी नागरिकता है, वहां पर प्रांत की भी नागरिकता है और राष्ट्र की नागरिकता है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता है। क्या है? एकल नागरिकता। दूसरा है सिर्फ एक देश की नागरिकता, इसे भी एकल नागरिकता कहने का प्रचलन है। कुछ देश ऐसे होते हैं जिनमें हम दो देशों की नागरिकता ले सकते हैं, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा। ये ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका का भी नागरिक है व्यक्ति और कनाडा का भी नागरिक है। समझ में आ गई बात? जैसे इंग्लैंड में इंग्लैंड का भी नागरिक है और आपका ऑस्ट्रेलिया का भी नागरिक है। इसलिए आप जो लोग क्रिकेट देखते होंगे वो देखते हो कुछ दिन उसने क्या कहा, इंग्लैंड में खेला, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया टीम में खेलने लगा। बात समझ में आ गया? लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर भारत का अनुच्छेद 9 सीधा सीधा एक बात कहता है, यदि आप किसी दूसरे के हो गए तो समझ लो हमसे बेवफाई। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? दूसरे की तरफ मत देखना, केवल क्या देखना, हम तुम्हारे हैं सनम। क्या है? हम तुम्हारे हैं सनम। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? हम तुम्हारे हैं सनम, किसी और के नहीं है। ऐसे अनुच्छेद 9 कहता है यदि आपने किसी देश की नागरिकता प्राप्त की तो समझो आपकी नागरिकता समाप्त। बात समझ में आ गई? बात नहीं आ गई? हाँ, तो सिर्फ एक देश की नागरिकता। क्या है? सिर्फ एक देश की नागरिकता। हमारे यहाँ एकल नागरिकता, हम एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? हम तुम्हारे हैं सिर्फ, हम तुम्हारे हैं सिर्फ, ध्यान रखना, ठीक है। अब है विधिक व्यक्ति की नागरिकता। विधिक व्यक्ति क्या होता है? विधिक व्यक्ति का मतलब है जैसे कोई कंपनी है, आपने कोई कंपनी है, जैसे बीसीसीआई है, जैसे रिलायंस कंपनी है, जैसे जियो कंपनी है, जैसे कोई एनजीओ है, ये क्या है? विधिक व्यक्ति कहते हैं ना। क्या कहते हैं? विधिक व्यक्ति, क्योंकि इनका एक पूरा संगठन होता है, एक संचालन होता है। तो इस चीज का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया था। एक केस आया एलआईसी का। क्या आया? एलआईसी का केस आया। उस केस का नाम था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स अधिकारी 1963। क्या आया? मैं दोबारा बोल दे रहा हूं। एक केस आया, इसका नाम था स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स अधिकारी 1963। इस की आपको बहुत जरूरत नहीं है इस नाम की, आप सुन लें और वीडियो में बार बार सुने तो लिख भी लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केस आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जो कंपनियां हैं, क्या है? जो कंपनियां हैं, निगम हैं, निकाय हैं, ये जो व्यक्ति हैं, ये इस आधार पर अधिकारों की मांग नहीं कर सकते कि हम भी देश के नागरिक हैं और हमें भी नागरिकों की तरह मूल अधिकार मिलने चाहिए। बात समझ में आ गया? कुछ देशों में आपको लग रहा होगा अजीब, जो कंपनी है उसको नागरिक क्यों मानेंगे? कुछ देशों में इन कंपनियों को नागरिकता का दर्जा दिया गया है, इसलिए यहां पर समझाना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, जब जानकारी कम होती है तो हमें कंफ्यूजन नहीं होता। नो स्टडी नो फॉरगेट, मोर स्टडी मोर फॉरगेट। तो आपको लग सकता है कि विधिक व्यक्ति नागरिक क्यों होगा भाई? एक कंपनी, रिलायंस कंपनी नागरिक क्यों होगी, व्यक्ति कैसे हो सकती है? जो कंपनियां होती हैं उन्हें विधिक व्यक्ति कहते हैं, कानूनी व्यक्ति। क्या कहते हैं? इन्हें भी व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। हाँ, लेकिन ये नागरिक नहीं है। कंपनियों क्या है? जो रिलायंस कंपनियों से क्या प्राप्त है? व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। जो योजना जो इसमें नीति आयोग है उसे व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है, निगम है वो। बीसीसीआई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को एक व्यक्ति का दर्जा प्राप्त है। कैसा व्यक्ति है वो? विधिक व्यक्ति। कैसा व्यक्ति है? कानूनी व्यक्ति है वो। कैसा व्यक्ति है? कानूनी। जैसे हम व्यक्ति हैं वैसे वो भी व्यक्ति है, लेकिन उसे क्या नहीं प्राप्त है? नागरिकता नहीं प्राप्त होगी। क्या प्राप्त नहीं होगी उसे? तो विधिक व्यक्ति को नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? बीसीसीआई ये नहीं कह सकता कि हम देश के नागरिक हैं इसलिए हमें मौलिक अधिकार दिए जाएं। मौलिक अधिकार में क्या है? हम अनुच्छेद 19 के तहत अंट संट बोलने का अधिकार हमें दिया जाए। बोलेगा कोई व्यक्ति, लेकिन कहेगा क्या? बीसीसीआई ने कहा है। फिर क्या आएगी? सुप्रीम कोर्ट की चप्पल, और बीसीसीआई कान में पड़ेगी। अभी बीसीसीआई के कान में पड़ चुकी चप्पल सुप्रीम कोर्ट की, पता है तुम्हें? और जो संगठन था पूरा चेंज कर दिया उन्होंने। अब वैसे तो होना क्या चाहिए था? आपको एक व्यक्ति हैं, उनके पापा को आप जानते होंगे, जय शाह के पापा अमित शाह। तो जैसा एक बीसीसीआई के अंदर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और मेरे ख्याल से उनकी बहुत चलती भी है।
वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के क्या है, इस समय अध्यक्ष हैं, लेकिन वो कितने भी प्रभावशाली हों कोई पद नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि क्या है, सुप्रीम कोर्ट चप्पल लेके बैठा है, अमित शाह में भी पड़ेगी और फिर बेटा में पड़ेगी, तो चलती सब कुछ है, लेकिन आप अधिकार नहीं ले सकते। अभी सौरभ गांगुली थे इससे पहले अध्यक्ष, अभी बदल गए हैं अध्यक्ष, आप चेंज हो गए अध्यक्ष, वो रोजर बिन्नी, अब कौन बन गए हैं, रोजर बिन्नी बन गए हैं। समझ में आ गया? रोजर बिन्नी एक खिलाड़ी थे जो जब हम 1983 के वर्ल्ड कप को जीते थे उस टीम में थे। कपिल देव की कप्तानी में जब हम 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे उस टीम में रोजर बिन्नी थे, वो बन गए हैं। तो कोई भी कंपनी, निगम या ट्रस्ट यह दावा नहीं कर सकता, यह मांग नहीं कर सकता कि हम विदेशी व्यक्ति हैं इसलिए हमें नागरिकता मिलनी चाहिए। तो भारत में विदेशी व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। बात समझ में आ गई है? तो हमने क्या पढ़ा, एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता, अर्थात केवल राष्ट्र की नागरिकता है, प्रांतों की नागरिकता नहीं है। दूसरा क्या, सिर्फ एक देश की नागरिकता, हम तुम्हारे हैं सिर्फ, किसके हैं, हम तुम्हारे हैं सिर्फ, मतलब केवल एक देश की नागरिकता ले सकते हो। दूसरा क्या, विदेशी व्यक्ति को नागरिकता नहीं है, विदेशी व्यक्ति को नागरिकता नहीं है। आगे हम देखते हैं, जन्म स्थान नहीं, वंश पर आधारित नागरिकता, ये आपको समझना होगा। जूस सोलाई क्या होता है और जूस सैंग्विस क्या होता है। देखो, ये होता है भूमि का अधिकार, इसे क्या बोलते हैं, भूमि का अधिकार, और ये होता है रक्त का अधिकार। क्या होता है, जूस सोलाई, भूमि का अधिकार। भूमि का अधिकार का मतलब क्या है, यदि कोई बच्चा यहां का कोई नागरिक था, लेकिन वो कहां गए, वो गए अमेरिका घूमने, अमेरिका घूमने गए और बीवी थी प्रेग्नेंट, क्या थी, बीवी थी प्रेग्नेंट, और वहां पर क्या हो गई, उसकी डिलीवरी क्या हो गई, वहां पर उसने बच्चे को जन्म दिया। जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो अब वह नागरिक कहां का होगा, अब वो अमेरिका का नागरिक होगा या भारत का नागरिक होगा। जो देश भूमि के अधिकार का पालन करते हैं, जूस सोलाई का पालन करते हैं, वह क्या कहते हैं कि वह अमेरिका का नागरिक होगा। अगर वो चाहे तो अमेरिका की नागरिकता ले सकता है, क्योंकि अमेरिका में क्या है, जन्म के आधार पर नागरिकता, भूमि का अधिकार है, मतलब जहां जन्म हुआ वहां पर नागरिकता। लेकिन तो इसके समर्थक क्या थे, अमेरिका, फ्रांस, ऐसे देश क्या थे, इसके समर्थक थे। वो कहते थे जहां बच्चे का जन्म हुआ है वह वहां का नागरिक होगा। लेकिन कुछ लोग थे सैंग्विस, जूस सैंग्विस, जो रक्त का अधिकार मानते थे, ये कहते थे कि हमारे देश का अगर कोई नागरिक है, उनके बच्चे का जन्म कहीं भी हो, लेकिन वो हमारे देश का ही नागरिक होगा फिर भी। बात समझ में आ गया? मतलब वंश के आधार पर, रक्त के आधार पर अगर उसके माता पिता हमारे देश के नागरिक हैं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जैसे विकास और विकास की पत्नी, ठीक है, वो क्या है, अमेरिका घूमने जाते हैं और इनका बच्चा होता है अमेरिका में, तो भारत क्या कहेगा, ये हमारा नागरिक है। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो विकास का बच्चा कहां का नागरिक होगा, यहां का, भारत का नागरिक होगा। लेकिन वहीं पर अगर जॉन और जेनी भारत घूमने आते हैं, बात समझ में आ गया, और उनका बच्चा जन्म लेता है, तो यहां का नागरिक माना जाएगा, वो कहां माना जाएगा, भारत का नागरिक। अगर हम भूमि के अधिकार का पालन करें तो, अगर हम रक्त के आधार का पालन करें तो वो अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। तो समस्या क्या रही थी, भारत शुरुआत में 1950 से 1981 तक, 1950 से 1981 तक भूमि के अधिकार का पालन करता रहा, भूमि के अधिकार के सिद्धांत के अनुसार नागरिकता देता रहा। अब भूमि के अधिकार के अनुसार नागरिकता देता रहा, लेकिन हमारा जो भारत देश है उसके आसपास ना नंगे और भूखे देश बहुत हैं। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो वो लोग क्या करते थे, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लाते थे, क्या लाते थे, अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लाते थे, और यहां पर क्या कराते थे, बच्चा कराते थे, और उसके बाद यहां के नागरिक। अब एक बात सोचो, एक पाकिस्तान का व्यक्ति है और उसने क्या किया, वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ यहां आया और उसका बच्चा यहां जन्म ले लिया। अब भूमि के अधिकार के अनुसार, भूमि के अधिकार के अनुसार अब वो भारत का नागरिक है। क्या एक दिन के बच्चे को हम भारत का नागरिक भारत में छोड़कर चले जाएंगे? अब वो क्या कहेंगे, हम तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन ये कहां का है,
इसका दिल तो हिंदुस्तानी है। क्या है? दिल तो हिंदुस्तानी है। जब दिल हिंदुस्तानी है तो उसके माँ बाप भी यही रहेंगे, माँ बाप भी यही रहेंगे। और माँ बाप आए क्यों थे? आतंकवादियों से ट्रेनिंग लेकर। अब वो क्या करेंगे? उस बच्चे को पालने के बहाने अपना नेटवर्क बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नेटवर्क बनाएंगे। यहां पर जासूसी करेंगे। बात समझ में आ गया? और यहां पर क्या करेंगे? भारत के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने लगेंगे। भारत का मूड खराब। ऐसे बहुत सारे लोग आने लगे। अब ऐसी स्थिति जब होने लगी, बहुत सारे लोग आने लगे, तो भारत का मूड खराब हुआ। भारत का ना, अब ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि 1987 2004 उन्होंने कहा वही व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसके माता पिता भारत के नागरिक होंगे। क्या होंगे? माता पिता भारत के नागरिक। यहां पर वैसे माता पिता की जगह पिता शब्द का यूज किया गया था। क्या किया गया था? पिता। क्या किया गया था? 1987 से 2004 के बीच कहा गया कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो जिसके पिता क्या होंगे? भारत के नागरिक होंगे। जैसे कोई पाकिस्तान से आता है, लंबी लंबी जुल्फे बनाकर, आमिर खान आया था ना, कौन सी फिल्म थी वो? फना फिल्म थी। तो फना फिल्म में जब आया, उसने उससे शादी की और उसके बाद उसका एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ था तो 1987 से 2004 के बीच कहा क्या गया कि भैया एक बात समझो। अरे भैया एक बात समझो। क्या समझो? ये समझो, अगर पिता भारत का नागरिक नहीं है, क्योंकि वो जुल्फों वाले आते थे, यहाँ की महिलाओं को फुसलाते थे, मुसलमान महिलाओं को तो फुसला ही लेते थे, उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी, और उनसे शादी करते थे, यहाँ के बच्चे पैदा करते थे। समझ में आ गई बात नहीं आगी? और उनका जो बच्चा था वो यहाँ का नागरिक हो जाता था। फिर उसको दिमाग में बचपन से ट्रेनिंग दी जाती थी। क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? कि हिंदुस्तान को उड़ाना है, हिंदुस्तान को खत्म करना है। तो सरकार नियम ले आई कि पिता अगर भारत का नागरिक होगा तो ही भारत का नागरिक होगा। जैसे ये कहा कि पिता भारत का नागरिक होगा, भारतीय महिलाओं का मूड खराब हो गया। बात समझ में आ गया? मूड खराब हो गया। मैंने कि ये कैसी समानता है? आप अनुच्छेद 15 के तहत कह रहे हो कि लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध नहीं किया जाएगा, और आप यहाँ क्या कह रहे हो कि हम महिलाएं इसलिए हमें नागरिकता नहीं मिलेगी। भाई जब महिलाओं का मूड खराब हुआ, और महिलाओं का मूड खराब हो जाए तो अच्छों खराब कर देती हैं, तो सरकार का भी फिर मूड से किया गया। क्योंकि क्या हुआ, अगर नहीं होता तो सरकार ने फिर यहां पर एक प्रावधान किया 2004 के बाद। उन्होंने कहा कि माता पिता में से, मतलब पेरेंट्स में से, किसमें से? अगर दोनों भारत के नागरिक हैं, दोनों क्या हैं? भारत के नागरिक, तो भारत का नागरिक माना जाएगा। या फिर इन दोनों में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है। क्या है? एक तो भारत का नागरिक हो लेकिन दूसरा भारत का अवैध प्रवासी ना हो, कहीं का अवैध अप्रवासी ना हो। क्यों किया गया? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों को रोकना चाहते थे। अब हम कहते कि दोनों में से कोई एक हो भारत का नागरिक, तो फिर क्या होता? फिर वही फना वाली फिल्में बनती, फिर काजोल जैसी महिलाएं शिकार होती और उनका बच्चा होता, फिर उसको आतंकवादी बनाया जाता। फिर होता कि यहां पर विस्फोट हो गया, वहां पर विस्फोट हो गया। तो 2004 से क्या किया? इसका मतलब क्या है? आ तो सकते हो, लेकिन पाकिस्तान का आया तो नहीं, तो तुम हमारे नागरिक नहीं हो। बात समझ में आ गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? आगे देखते हैं अब नागरिकता के संवैधानिक प्रावधान। अब देखिए, ये हमने विभिन्न चीजों को देखा। अगर हमें नागरिकता को समझना था तो हमें इन चीजों को समझना था। तो हमने समझा नागरिक क्या होता है। नागरिक मैंने बताया कि जो पासपोर्ट धारक हो या पासपोर्ट रखने का अधिकारी हो वह नागरिक कहलाएगा। नागरिकता एक अधिकार है। दूसरा देखा अन्य देशी व्यक्ति अर्थात एलियंस अर्थात विदेशी व्यक्ति। इनमें कहा कि जो विदेशी लोग होते हैं उन्हें कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते और कुछ प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अनुच्छेद 19 के तहत अंट संट बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वो हमारे प्रधानमंत्री को आकर गाली नहीं दे सकते। इसी में हमने एक बात और कही कि दो तरह के एलियंस होते हैं, एक होते हैं एनेमी और एक होते हैं फ्रेंडली अर्थात दुश्मन, और एक होते हैं मित्र। जो दुश्मन एलियंस होते हैं उनको भी और अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होते। जैसे अनुच्छेद 22(3) के तहत गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार एनेमी एलियंस को प्राप्त नहीं है, लेकिन फ्रेंडली एलियंस को प्राप्त है।
इनेमी एलियंस कौन होते हैं? जिनसे हमारा युद्ध चल रहा है या विवाद चल रहा है। राज्यविहीन व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जो लोग कभी बहुत पहले भारत में आ चुके थे, अब उनकी अगली पीढ़ी है जिन पर ना तो भारत की नागरिकता वंश के आधार पर और ना ही किसी अन्य देश की नागरिकता है। शरणार्थी रिफ्यूजी होते हैं जिन्हें धर्म, नस्ल, जाति, राष्ट्रवाद, क्षेत्रता के आधार पर अपने देश से मरने के वजह से या अलग वजह से अपने देश को छोड़कर चले आते हैं और अन्य देशों में रहने लगते हैं और वहां पर वो क्या बन जाते हैं? शरणार्थी। जैसे म्यांमार के रोहिंग्या और तिब्बत के दलाई लामा। नागरिकों को विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, ये मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा कुछ संवैधानिक पदों पर नियुक्ति केवल नागरिकों की जा सकती है। संसद एवं विधानमंडल की सदस्यता केवल नागरिकों को प्राप्त है और मतदान का अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है। और इसका प्रावधान कहां किया गया? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में किया गया है। कभी कभी पूछ लेता है मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो मतदान का अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार भी है। बात समझ में आ गई? दोनों ही अधिकार है। मतदान का अधिकार संवैधानिक अधिकार भी है और कानूनी अधिकार भी है। दोनों ऑप्शन आ जाए तो आप कानूनी अधिकार लगाएंगे, दोनों चुनना हो तो दोनों चुनेंगे। भारतीय नागरिकता का स्वरूप। भारत में एकल नागरिकता अर्थात प्रांतों की नागरिकता नहीं, केवल राष्ट्र की नागरिकता है। सिर्फ एक देश की नागरिकता अर्थात हम तुम्हारे हैं सिर्फ। क्या है? हम तुम्हारे हैं सिर्फ। अगर अन्य देश की नागरिकता आप प्राप्त करते हैं तो भारत की नागरिकता आपको छोड़नी होगी, आपको त्याग देना ही होगा, तभी आप अन्य देश के नागरिक बन सकते हैं। विधिक व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जाएगा। जो विधिक व्यक्ति का मतलब क्या है? कंपनियां, निगम, जो ट्रस्ट जो होते हैं उन्हें कहते हैं विधिक व्यक्ति कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को भारतीय नागरिक नहीं माना जाता है, उन्हें नागरिकता नहीं मिलती है। जन्म स्थान या वंश के आधार पर नागरिकता में जूझ सवाई भूमि का अधिकार होता है और एक रक्त का अधिकार होता है। भूमि का अधिकार होता है अर्थात जहां बच्चे का जन्म हुआ है वहां का नागरिक का रक्त का अधिकार होता है। जिस देश में माता पिता जिस देश के नागरिक हैं, बच्चे को उसी देश का नागरिक माना जाएगा। भारत 1950 से 1981 तक भूमि के अधिकार का पालन करता था, लेकिन 1987 2004 तक उसने रक्त के अधिकार का पालन किया, लेकिन उसमें पिता को प्राथमिकता दी गई। लेकिन 2004 के बाद उसने माता पिता दोनों को प्राथमिकता दी, लेकिन बताया कि अगर दोनों में से कोई एक अवैध अप्रवासी है तो उसे उनके बच्चों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। हम देखते हैं नागरिकता के संबंध में संवैधानिक प्रावधान, अर्थात हमारे संविधान में ऐसे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं संविधान में की नागरिकता संबंधित है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो के शुरुआत में भी कि भारतीय संविधान में जो नागरिकता संबंधित प्रावधान बहुत कम किए गए हैं। केवल यह बताया गया है कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था और संविधान लागू हो रहा था, तो संविधान के लागू होने के समय कौन कौन से ऐसे प्रावधान थे जो संविधान में जो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अर्थात संविधान लागू होने के समय कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे और कौन से लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे, इसका प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में किया गया। तो हम पहले पढ़ेंगे संविधान के आरंभ में नागरिकता। क्या पढ़ेंगे? संविधान के आरंभ में नागरिकता, अर्थात अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, तो 5 से 8 तक कितने प्रावधान पढ़ेंगे हम? मतलब हम ये देखना चाहेंगे यहाँ पर कि संविधान के आरंभ में किन किन व्यक्तियों को नागरिकता दी गई। पहले है अधिवास द्वारा नागरिकता। अब नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को हम जो नागरिकता संबंधित संवैधानिक प्रावधान है उसको अगले वीडियो में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ संवैधानिक प्रावधानों के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें, आसपास सफाई रखें और देखते रहें अग्निपथ एकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। नमस्ते, अलविदा, बाय बाय। अनुसूची 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ते दिए गए हैं। वेतन किस किस को दिया जाएगा? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति को, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति उपसभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति उपसभापति को, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को, राज्यपाल को, इसके अलावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अनुसूची 3 में शपथ और प्रतिज्ञान दिए गए हैं, जिसके तहत केंद्र के मंत्री, संसद के सदस्य, संसद के प्रत्याशी, विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के प्रत्याशी, राज्य के मंत्री,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश इसमें शपथ लेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ दी गई है, अनुच्छेद 69 के तहत राज्यपाल की शपथ दी गई है और अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति की शपथ दी गई है, अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ दी गई है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया गया है, जिसके तहत बताया गया है किस राज्य की कितनी सीटें राज्यसभा में होंगी। अनुसूची 5 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुसूची है। अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। इसमें अगर इसके नामों को याद करना है तो हमने एक ट्रिक बताई थी, अरे मेघा त्रिवेदी मजे में हो। अनुसूची 7 को हम याद कर सकते हैं 7 फेरों के आधार पर। जब 7 फेरे होते हैं तो हाथ में क्या आती है, लिस्ट आती है। तो अनुसूची 7 में लिस्ट या सूची दी गई है। यह लिस्ट 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अनुसूची 8 में राजभाषा दी गई है। अनुसूची 8 में राजभाषा दी गई है। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 राजभाषाएं हैं, अर्थात इन्हें विभिन्न संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसकी ट्रिक हमने कराई थी, नमक अर्थात नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 92वां संविधान संशोधन, इसके तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इन भाषाओं के नाम हैं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली। इसकी हमने ट्रिक कराई थी, बोडो में संत, क्या था, बोडो में संत। अब अनुसूची 9 मैंने बताया था कि पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूची 9 को जोड़ा गया। इसके तहत एक नया अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया, 31 खा। अनुसूची 9 में प्रावधान किया गया कि यदि किसी कानून, विनियम या नियम को अनुसूची 9 में शामिल कर दिया जाता है तो न्यायालय द्वारा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता। इस आधार पर कि जमींदारी उन्मूलन नियमों को इससे कानूनी निर्वचन से बचाया जा सके, लेकिन 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून, विनियम या नियम 9वीं अनुसूची में डाले जाते हैं उनका न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। यह फैसला बामन राव मामला 1981 के तहत आया था। 10वीं अनुसूची मैंने बताया था, 10वीं अनुसूची 10 बहाने करके ले गया दिल, फिर किया उसने दल बदल। क्या किया, दल बदल। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून को डाला गया है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 1/3 सदस्य यदि किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उसे दल बदल नहीं माना जाएगा। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह शर्त 2/3 पर लागू कर दी गई, अर्थात यदि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता निहित नहीं होगी, अर्थात खत्म नहीं होगी। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसमें पंचायतों संबंधित प्रावधान किए गए। 24 अप्रैल को लागू होने के कारण 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। अब 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए हैं। मैंने इनकी ट्रिक बताई थी कि 2 और 9 कितने होते हैं, 11। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। अब है 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसके तहत नगर पालिकाओं संबंधित प्रावधान किए गए। इसमें कुल 18 विषय हैं। कितने विषय शामिल हैं, 18 विषय शामिल हैं।